नमस्कार प्यारे बच्चों, EWAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की समकालीन विश्व राजनीति। इसके हम देखेंगे MCQs एंड PYQs। ये वो प्रश्न है जो आने की संभावना है या लगभग एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिराई थी? इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, बर्लिन की दीवार कब गिराई थी। देखिए, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तब साम्यवाद और पूंजीवाद ने मिलकर बर्लिन शहर को दो भागों में बांट दिया था और उसके लिए बीच में एक दीवार बनाई गई थी। दीवार के एक तरफ जहां सोवियत संघ रूस यानी साम्यवाद का शासन था, दूसरी तरफ पूंजीवाद यानी मित्र राष्ट्रों में जैसे USA अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का। तो ये दीवार कब गिराई गई थी? 1989 में। ये दीवार गिरवाई गई थी 1989 में। इस दीवार के गिरने के साथ ही साम्यवाद यानी USSR का अंत भी माना जाता है, क्योंकि ये दीवार गिर जाने के बाद USSR को आर्थिक सपोर्ट मिलना बंद हो गया था, जिसमें आगे चलकर USSR का 15 देशों में विखंडन हो गया था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया? यानी जब सोवियत संघ यानी USSR का विघटन हो गया था, तब उसका उत्तराधिकारी राज्य यानी एक बड़े राष्ट्र का छोटा राष्ट्र जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, वो कौन था? तो वो था रूस। आगे वाला प्रश्न, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधारों के लिए कौन सी नीति अपनाई गई थी? यानी मिखाइल गोर्बाचेव, इसके शासनकाल में ही USSR का विघटन हुआ था। यानी जिस टाइम पे USSR का विघटन हुआ था, उस टाइम पे वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। तो उसने कौन सी नीति अपनाई थी? ट्रोइका, ग्लासोनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। अगला प्रश्न है, सोवियत राजनीति प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? सोवियत राजनीति यानी मैंने अभी आपको बताया था, राजनीति तीन तरीके की होती है। एक होती है पूंजीवादी, साम्यवादी और तीसरी मिश्रित। पूंजीवाद की बात करें तो अमेरिका, साम्यवाद की बात करें वर्तमान समय में चाइना और उत्तरी कोरिया, और मिश्रित की बात करें तो हमारा देश भारत। तो सोवियत में कौन सी थी? साम्यवाद। सोवियत संघ का अधिकारी रूप में कब विघटन हुआ था? यानी सोवियत संघ यानी USSR के टुकड़े कब हुए थे? 1991। आगे वाला, शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या था? शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी ये एक आर्थिक विचारधारा थी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण, यानी साम्यवाद को खत्म करना और पूंजीवाद की तरफ बढ़ना। आगे वाला प्रश्न देखेंगे, सोवियत संघ के नेतृत्व में बना सैन्य गठबंधन कौन सा था? यानी सोवियत संघ ने एक सैन्य गठबंधन बनाया था। आज के टाइम पे एक सैन्य गठबंधन है नाटो, जिसका लीडर है अमेरिका और उसमें यूरोपियन की लगभग बहुत सी कंट्रियां शामिल है। तो सोवियत संघ का कौन सा था? वार्सा पैक्ट। रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? यानी जब USSR का विघटन हो गया था, तब वहां का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? यानी जब सोवियत संघ के रूप यानी USSR के विघटन के बाद पहला राष्ट्रपति कौन था? आगे वाला, CIS स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का गठन किन देशों से मिलकर किया गया? यानी USSR के विघटन के बाद में संयुक्त उसके जो देशों ने थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था CIS। उसमें कौन कौन से थे? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये सभी USSR से ही नए राष्ट्र बने थे। आगे वाला प्रश्न है, सोवियत संघ के कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? यानी सोवियत संघ का जब निर्माण हुआ था, तब कितने गणराज्य थे? उसमें उस टाइम पे 15 गणराज्य थे। तो यहाँ तक हमने देखा, इन प्रश्नों में लगभग प्रश्न किसके से जुड़े हुए हैं? सोवियत संघ रूस से जुड़े हुए प्रश्न हैं, यानी USSR साम्यवाद से जुड़े हुए प्रश्न हैं। आगे वाला प्रश्न देखते हैं,
मार्शल योजना के तहत यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948। यूरोपियन संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? यानी यूरोपियन संघ की स्थापना कौन सी संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो वो है maastricht संधि। कौन सी संधि है? maastricht संधि। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को वर्तमान में कितने सदस्य देशों ने अपनाया था? यानी जब यूरोपियन संघ बना था तो उन्होंने एक आधिकारिक मुद्रा जारी की थी। उस मुद्रा को उस टाइम पे कितने देशों ने अपनाया था? 12 देशों ने। कब की बात आई है? 2002। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना कब हुई थी? यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई में कौन से संगठन देश आते हैं? बताइए भाई, दक्षिणी पूर्वी में हम दक्षिण में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। हमारा देश कौन सा है? दक्षिण में है। तो दक्षिण में कौन से हो गया? दक्षिण में 1967। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। आसियान शैली का क्या अर्थ है? आसियान शैली का अर्थ है अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप। यानी आसियान का क्या मतलब है? कि हमारे बीच में कोई टकराव ना हो, सहयोग से हम एक दूसरे का साथ दें और आगे बढ़े। चीन ने मुक्त द्वार की नीति की घोषणा कब की थी? यानी चीन ने मुक्त द्वार नीति की घोषणा कब की थी? 1978 में। चीन ने मुक्त द्वार की नीति की घोषणा कब की थी? 1978 में। यानी चीन को बारे में मैंने आपको बताया था, चीन भी कौन सा देश है? साम्यवाद। चीन में कौन सा देश है? साम्यवाद। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोलते हुए खेती का निजीकरण किस वर्ष किया था? यानी चीन ने खेती का निजीकरण किस वर्ष किया था? 1982 में। भारत की लुक ईस्ट नीति 1991 में बनी थी, को 2014 में किस नाम में बदल दिया गया? एक्ट ईस्ट में। यानी इस नीति को इंद्र कुमार गुजराल के टाइम पे बनाया गया था। वर्तमान में 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब उन्होंने इस नीति का नाम क्या कर दिया? एक्ट ईस्ट कर दिया। यूरोपीय संघ का कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? फ्रांस। याद रखना भाई, स्थायी सदस्य 5 हैं, अमेरिका और दूसरा रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। आसियान की प्रतीक मुद्रा चिन्ह में धान की 10 बालियां किसका प्रतीक है? आसियान का जो एक लोगो है, उस लोगो में धान की 10 बालियों का प्रतीक दिया गया है, वो किसका प्रतीक है? दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों की एकता का। यानी वो 10 बालियां किसका प्रतीक है? दक्षिणी पूर्वी एशिया की 10 देशों की एकता का प्रतीक माना जाता है। आगे वाला प्रश्न है, समकालीन दक्षिणी एशिया के किस देश ने सबसे पहले उदारीकरण किया था? दक्षिणी एशिया में सबसे पहले उदारीकरण किसने किया था? श्रीलंका ने। भारत ने उदारीकरण कब किया था? 1991 में। भारत में उदारीकरण कब हुआ था? 1991। और दक्षिणी एशिया में पहला देश कौन सा था जिसने उदारीकरण किया था? वो था श्रीलंका। सार्क या दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1995। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का संबंध किस देश से रहा है? श्रीलंका से। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। दक्षिणी एशिया, देखिए तीसरा प्रश्न दोबारा देखेंगे। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल का संबंध किस देश से रहा? श्रीलंका से। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था?
1972 में। अब अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण किया था कौन सा है? श्रीलंका। इसको हम ऊपर भी देख चुके हैं इस प्रश्न को। साप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया समझौता किस वर्ष प्रभावी हुआ था? यानी साप्टा किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 2006 में। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? 1971 में। फरक्का संधि का संबंध किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के। 1968 तक मालदीव किस प्रकार की शासन व्यवस्था में था? सल्तनत यानी राजतंत्र। दक्षेस का सचिवालय कहाँ है? दक्षेस का सचिवालय कहाँ पे है? इसका सचिवालय काठमांडू है और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था तब दुनिया के देशों ने मिलकर तय किया था कि भविष्य में हम किसी प्रकार से इस तरह का बड़ा विनाशकारी युद्ध नहीं देखना चाहते। इस विनाशकारी युद्ध से बचने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी। उस संगठन का नाम है यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे ट्रिग्वे लीग। संयुक्त सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका प्रति 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। हर 2 साल बाद में वो पुराने सदस्य चले जाते हैं और नए सदस्य उसके सदस्य बनते हैं। तो क्या हो गया? 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे दृश्यमान चेहरा होता है महासभा का संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे दृश्यमान चेहरा कौन होता है? तो वो होता है महासचिव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में, और हेग है नीदरलैंड में। वीटो का या निषेध अधिकार की शक्ति सुरक्षा परिषद में किन सदस्य देशों को प्राप्त है? देखिए, वीटो का पावर सिर्फ 5 ही देशों को है। वीटो का पावर किस किस को है? 5 ही देशों को, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल है। केवल 5 स्थायी सदस्य को। IAEA अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला एक स्वयंसेवी संगठन NGO माना जाता है? तो कौन सा है भाई? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल। विश्व व्यापार संगठन WTO ने किसका स्थान लिया था? गेट का। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। कालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है भाई? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? खतरों से आज़ादी। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरों से आज़ादी। अगला है, बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है? यानी एक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा होगा भाई? सैन्य हमला सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक प्रमुख तरीका क्या है? अपनी सैन्य की शक्ति को बढ़ाना और गठबंधन बनाना। यानी अगर भारत को मान लो, अगर अपनी एक भारत को अगर शक्ति संतुलन करना तो क्या करना पड़ेगा? हथियार बनाने पड़ेंगे, साथ में ही अपने लिए मित्र राष्ट्र तलाश करने पड़ेंगे जो संकट के समय में उसका साथ दे सके। निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ होता है? खास किस्म के हथियारों को बनाने या रखने से बाज आना।
खासकर से निशस्त्रीकरण कब शुरू किया गया था? परमाणु हथियारों की रोक के लिए शुरू किया गया था, जिसके बारे में एक संधि भी आती है, CTBT की संधि। अगला है जैविक हथियार संधि किस वर्ष की गई थी? जैविक हथियार संधि की गई थी 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा का एक अपारंपरिक खतरा है? यानी जो विकल्प दिए उनमें से कौन सा है? वैश्विक ताप वृद्धि। यानी वैश्विक ताप वृद्धि कौन सा खतरा माना जाता है? अपारंपरिक खतरा माना जाता है। मानवता की सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? मानवता की सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्यक्तियों को अभाव और भय से बचाना। मानवता का सबसे बड़ा अर्थ क्या है? यानी उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्यक्तियों को अभाव और भय से बचाना। आतंकवाद सुरक्षा के किस श्रेणी के खतरे में आता है? यानी आतंकवाद किस श्रेणी का खतरा है? तो कौन सा खतरा है भाई? अपारंपरिक सुरक्षा। 1990 के दशक में मदाकासुर और बर्ड फ्लू जैसी महामारियां किस देश में तेजी से फैली थी? यानी 1990 के दशक में एक बीमारी फैली थी, उस बीमारी को मदाकासुर और बर्ड फ्लू नाम दिया गया। वो कौन से देशों में थी? वो थी विकसित देशों में। भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक क्या है? भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक क्या है? सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना। भारत की सुरक्षा का मुख्य घटक क्या है? सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और उन्हें बढ़ाना। पृथ्वी, अगला चैप्टर है भाई पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अगला चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किस में किया गया था? रियो डी जनेरो। रियो डी जनेरो कौन से देश में है? ब्राजील में। एजेंडा 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है भाई? सतत पोषणीय विकास से। एजेंडा 21 का संबंध किससे है भाई? सतत पोषणीय विकास से। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना। वैश्विक राजनीति में सांझी संपदा में किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया भी? अंटार्कटिका और समुद्री सतह को, बाहरी और अंतरिक्ष और वायुमंडल को। तो क्या होगा? दोनों को शामिल किया गया है इसमें। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए 1987 में कौन सा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था? तो कौन सा हुआ था भाई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे वाला है लिमिट टू ग्रोथ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? क्लब ऑफ रोम ने। यानी ये पुस्तक है जिसका प्रकाशन किसने किया था? क्लब ऑफ रोम ने। सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां का सिद्धांत किस सम्मेलन की प्रमुखता से उभारा? यानी कौन सा सम्मेलन था जिसमें सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया था? वो था 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में। पहला प्रश्न इसी बारे में था। 1997 का क्योटो सम्मेलन हुआ 2002 में। विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन ग्रीन पीस कब शुरू किया गया था? वो किया गया था 1971 में। अंटार्कटिका संधि किस वर्ष की हुई थी? 1959 में। यानी अंटार्कटिका पे कोई भी देश अपने सैन्य संगठन नहीं स्थापित करेगा, सैन्य ठिकाने नहीं बनाएगा, कोई भी परमाणु या रासायनिक हथियार नहीं रखेगा। वो पूरी दुनिया के लिए सिर्फ प्रयोग के लिए रहेगा। वहाँ पे शांति और सह-अस्तित्व की भावना से ही विकास कार्य किया जाएगा। तो कौन सा? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है भाई? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है
वैश्वीकरण के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? वैश्वीकरण का उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। विश्व सामाजिक मंच WSF की पहली बैठक 2001 में कहाँ हुई थी? पोर्टो एलेग्रो ब्राजील में। कहाँ हुई थी? पोर्टो एलेग्रो ब्राजील में। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में मैकडॉनल्डीकरण किसका प्रतीक है? वह प्रतीक है किसका? सांस्कृतिक समरूपता का। यानी एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से भिन्न होती है, लेकिन हमें एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, उन्हें नष्ट होने से बचाना चाहिए। भारत में नई आर्थिक नीति वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण किसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1991 में। उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? इस टाइम पे PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। वैश्वीकरण के कारण राज्य सरकार की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा? राज्य की क्षमता में कमी आई। एक और दुनिया मुमकिन है, यह नारा किस मंच का है? विश्व सामाजिक मंच का। वैश्वीकरण के विरोध का एक मुख्य कारण क्या है? यह देशों के बीच आर्थिक असमानता को बढ़ाता है, इससे स्वदेशी संस्कृति को खतरा होता है। यानी दोनों ही कारण सही है भाई। वैश्वीकरण के दौरान पूंजी के प्रवाह का क्या अर्थ है? एक देश से दूसरे देश में निवेश और धन जाना। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है? सांस्कृतिक वैश्वीकरण, वस्तुओं की पसंद में वृद्धि। दोनों सही है, दोनों ही कारण इसके माने जाते हैं। इस प्रकार आज का हमारा ये कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का चैप्टर और टॉपिक दोनों पूरे हो गए। धन्यवाद।